मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि के इस अंक में आपके साथ हम हैं रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के साथ। रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय जाता है हेनरी बेक्यूरेल को। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडियो सक्रियता कहते किसको हैं। बेक्यूरेल साहब ने 1896 ईस्वी में एक यूरेनियम में एक विशेष प्रकार की चीज़ों को यानी एक विशेष विकिरण को देखा कि उत्सर्जित हो रहा है। उसके बाद उनकी दिलचस्पी बढ़ गई और इन्होंने यूरेनियम और यूरेनियम जैसे पदार्थ से विशेष प्रकार के विकिरणों को उत्सर्जित होते देखा। इन किरणों को आरंभ में बेक्यूरेल रेज कहा गया और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा गया था। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यूरेनियम और यूरेनियम जैसे ऐसे पदार्थ जिनसे कि कुछ खास प्रकार की अदृश्य विकिरण का उत्सर्जन स्वतः होते रहता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। उत्सर्जित होने वाली किरणों को रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। आरंभ में इन किरणों का नाम बेक्यूरेल रेज पड़ा क्योंकि बेक्यूरेल साहब ने इसकी खोज की थी। यूरेनियम में इसकी आप अगर हमसे ये पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किस तत्व में हुआ, किस में पता चला, तो उत्तर हम देंगे यूरेनियम। बाद में चल करके मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 ईस्वी में रेडियम में जो खोज की कि रेडियम रेडियो सक्रिय तत्व है, उन्होंने इसकी खोज की और इसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें जो रेडियो सक्रियता है वह यूरेनियम की तुलना में 12 लाख गुनी है। यानी यूरेनियम की 12 लाख यानी जितनी उसकी है उससे 12 लाख से गुना कर दे उतना है इसका। इसके कारण ही दोनों पति पत्नी को 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से एक बात और ध्यान में हमें रखना है कि मैडम क्यूरी वो हस्ती हैं, खास हस्ती हैं मैडम क्यूरी, जिन्होंने कि नोबेल भौतिकी और रसायन दोनों का प्राप्त किया है। तो ऐसी यह सौभाग्य बहुत कम नहीं, किसी साइंटिस्ट को नहीं मिला है। मैं बहुत कम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक किसी को नहीं मिला है कि 2 नोबेल मिले, एक ही क्षेत्र से 2 नोबेल मिले, परंतु फिजिक्स यानी 2 भिन्न भिन्न क्षेत्रों के नोबेल पाने वाली मैडम क्यूरी रही हैं। अब सवाल है कि जो ये किरण निकल रही थी, इन किरणों के गुणों का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया गया और विस्तार पूर्वक अध्ययन किया रदरफोर्ड साहब ने। इसको विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया गया तो पाया गया कि कुछ ऐसी किरणें हैं जो निगेटिव क्षेत्र की हैं और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ना निगेटिव प्लेट की ओर डेविएट होते हैं ना पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट होते हैं, वरन सीधे चले जाते हैं। इस आधार पे उन्होंने उन किरणों का वर्गीकरण किया और उन किरणों का नामकरण किया। तो ध्यान में रखना है, रेडियो सक्रिय किरणों का नामकरण अल्फा, बीटा, गामा के रूप में करने का श्रेय जाता है रदरफोर्ड साहब को। रदरफोर्ड साहब ने इन किरणों का वर्गीकरण और नामकरण किया। तो एक बार फिर से देख लें, खोज किया बेक्यूरेल साहब ने, इसका रेडियम में रेडियो सक्रियता की खोज की पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने। 1903 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसका वर्गीकरण किया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर के देखा और विद्युत क्षेत्र में देखा कि निगेटिव प्लेट की ओर जो कुछ किरणें मुड़ रही है, कुछ धन प्लेट की ओर मुड़ रही है, कुछ सीधे चली जा रही है। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में जब उन्होंने देखा तो पाया कि कुछ ऐसे हैं जो साउथ पोल की ओर, कुछ नॉर्थ पोल की ओर मुड़ जा रहे हैं, कुछ सीधे जा रही है। इस आधार से उन्होंने वर्गीकृत किया और जो किरण वैद्युत क्षेत्र में निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ी थी उससे उनको लगा कि ये किरणें धन आवेशित हैं। इन कणों को यानी उन किरणों को, उन कणों को कण और किरण में, अब यहाँ इस तरीके से समझ ले जैसे बूंद और धारा में अंतर है। बूंद बूंद मिलता है तो धारा, अब कण कण मिले, कण की प्रवाह किरण बन जाए। तो जो किरण वैद्युत क्षेत्र में निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ी उसका नाम उन्होंने अल्फा कण कहा। फिर उसके बाद जो पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ा उसके संदर्भ में उनका मानना था कि ये किरणें ऋणावेशित कणों का प्रवाह है। बीटा किरणें ऋणावेशित कणों का प्रवाह है, अल्फा किरणें धनावेशित कणों का प्रवाह है, गामा किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर अल्फा कण
धनावेशित। क्यों धनावेशित है? क्योंकि यह मुड़ गया निगेटिव प्लेट की ओर, तो ये धनावेशित कण है। इसके बाद बीटा कण रेज जो हैं वो ऋणावेशित कण हैं। गामा रेज उदासीन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, सीधे न पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ा न निगेटिव प्लेट की ओर, सीधे मुड़ गया, सीधे चला गया। अब इसको थोड़ा सा एक नज़र में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रकृति रही है। अभी हमने जिसका जिक्र किया अल्फा कण का, तो अल्फा कण क्या है इसको ऐसे देखते हैं। अल्फा कण He हीलियम में परमाणु संख्या 2 है, द्रव्यमान संख्या 4 है। अर्थात हीलियम का अगर एक हम नाभिक लेंगे तो इसमें हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन हट गया, ये इलेक्ट्रॉन हट गया, तो बच जाएगा He++। ध्यान में देखिए, ये He एटम था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो केवल हीलियम का नाभिक बचा। यह द्विधन आवेश युक्त हीलियम नाभिक को, द्विधन आवेश युक्त हीलियम नाभिक को कहते हैं हम अल्फा कण। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि अल्फा कण क्या है, तो हीलियम नाभिक है, इसकी परमाणु संख्या 2, प्रोटॉन 2, द्रव्यमान संख्या 4। ध्यान में रखना इसको, इसका इस्तेमाल हमारा होगा। द्रव्यमान संख्या 4, क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के निकलने से कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्शन है, न्यूक्लियॉन्स को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अल्फा कण द्विधन आवेशयुक्त हीलियम आयन है, इसका 2He4 है। उसके बाद बीटा कण क्या है? बीटा कण एक्चुअली तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन से यह बना हुआ है। ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा कण इलेक्ट्रॉन है, ये हीलियम नाभिक है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान होगा, हीलियम के नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान होगा किसका? अल्फा कण का। तो He++, इसका द्रव्यमान देख ले, अल्फा कण का 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है। अगर आप इसको ग्राम में बदलेगा तो 6.6 × 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से बीटा कण का इलेक्ट्रॉन का जो मास है वही हो जाएगा बीटा कण का मास। दोनों मास एक तरह से आप याद रखें, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है मास इलेक्ट्रॉन का। जब उसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम हो जाता है। गामा रेज विद्युत चुंबकीय तरंग है, 0 है, यानी उसका मासलेस है, मासलेस है, कोई मास उसके ऊपर नहीं है, आवेश भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है। अब इसका चार्ज देख लीजिए, एक प्रोटॉन का क्या आवेश होगा? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वही प्रोटॉन का होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी हमने कहा कि हीलियम में कितने, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो 2 से इसको गुना कर देता, 2 × 1.6 यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम अल्फा कण का चार्ज हो जाएगा। वही बीटा कण इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। निगेटिव प्रकृति इसकी होगी। और गामा के किरण के पास कोई चार्ज नहीं है, गामा चार्जलेस है, मासलेस है, ध्यान में रखना है। वेलोसिटी अल्फा का कम होता है, अल्फा से ज़्यादा बीटा का है और बीटा से ज़्यादा गामा का है। लगभग गामा की जो चाल है वो प्रकाश के चाल के बराबर है और बीटा कण का जो चार्ज है वो 1% यानी 1/10 1% है से लेकर के 99% है किसके? प्रकाश की चाल का। अर्थात ध्यान में रखना है आपको, अगर सबसे अधिक चाल पूछा जाए तो किसका होगा? गामा किरण का। गामा किरण से कम चाल है किसका? बीटा कण का। बीटा कण से कम चाल किसका है? अल्फा कण का। 1.4 × 10⁻7 से 2.2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के बीच में है। तो इस कारण से क्या है कि इनकी जो वेधन क्षमता है, वेग कम है। तो ध्यान में रखना, वेधन मतलब छेद करने की क्षमता। तो वे जिनका वेलोसिटी अधिक होगा उनकी वेधन क्षमता अधिक होगी, जिनका वेलोसिटी कम होगा उनकी वेधन क्षमता कम होगी। वेलोसिटी सबसे अधिक किसका है? गामा कण का। तो गामा कण यानी गामा किरण का, तो गामा किरण का वेलोसिटी अधिक है, इसलिए वेधन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होगा। बीटा कण का गामा कण से कम होगा। सबसे कम किसका होगा? अल्फा का। ध्यान में रखना है कि अल्फा कण की वेधन क्षमता यदि x है तो बीटा का 100x होगा और गामा का 10,000
x होता है, अर्थात कि इसकी 100 गुनी है, तो इससे किया जाए तो 100 गुने 100 हो जाएगा, 10,000 गुनी हो जाएगी। अब इसके बाद ठीक इसके विपरीत आयनीकरण विभव, आयनीकरण विभव उल्टा होता है, सॉरी आयनीकरण विभव या आयनीकरण क्षमता जो कह लेते हैं उसका से। तो इसका जो आयनीकरण क्षमता है अर्थात जिस माध्यम से होकर के गुजरती है उसको आयनीकृत कर देने की जो क्षमता है अल्फा की सबसे अधिक है, बीटा की उसकी तुलना में कम है, गामा की उसकी तुलना में कम है। फिर वही बात आएगा, बीटा से 100 गुनी है अल्फा की, बीटा की जो है वो गामा से 100 गुनी है, अर्थात कि अल्फा का अगर एक बात किया जाए तो 1/, लगभग 10,000 यानी न्यूनतम हो जाएगा ये आयनीकरण। अब अल्फा कण जो होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, बेरियम प्लैटिनो साइनाइड जैसे पदार्थ के ऊपर जब ये पड़ते हैं स्फुरदीप्ति पैदा करते हैं। तो मूल रूप से जो हमको डिस्टिंगाइज करना होता है इस तरीके से होता है कि मतलब अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण किरण की प्रकृति लिखनी होती है, गुण लिखने होते हैं, मुख्य गुण ये हैं। इसके अलावे जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, कुछ खास पदार्थों के ऊपर प्रतिदीप्ति का प्रभाव पैदा करते हैं, हानिकारक रेज है अल्फा कण, हानिकारक रेज है। इसकी वेधन क्षमता आपने देखा भले ही न्यूनतम है लेकिन इसकी जो आयनीकरण चीज़ें और अन्य है इसलिए हानिकारक है। इसके बावजूद भी शल्य चिकित्सा कराते हुए अल्फा कण का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावे अभी प्रक्रिया चल रही है, बहुत चीज़ है इसका इस्तेमाल हम लोग इसका करते हैं नाभिक परिवर्तन में, यानी एक नाभिक का दूसरे नाभिक में परिवर्तन करना हो तो उसमें अल्फा कण का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अल्फा परिवर्तन क्या है। इस अल्फा परिवर्तन का अर्थ है कि जब एक नाभिक से अल्फा कण निकलेगा तो कैसा परिवर्तन होगा, इसे हम लोग कहेंगे अल्फा चेंज। अल्फा चेंज का सेंस है अल्फा परिवर्तन, यानी एक अल्फा कण के निकलने से क्या परिवर्तन होता है। तो सपोज करिए कि एक तत्व है X, इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या है A, परमाणु संख्या है Z, इससे एक अल्फा कण निकल गया, एक अल्फा कण। ध्यान में रखना है किसी रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। एक नया नाभिक प्राप्त हुआ Y, इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। ध्यान में रखना है परमाणु संख्या में 2 की कमी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हीलियम नाभिक की तरह है और हीलियम नाभिक यानी कि परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। तो इस प्रकार से हीलियम का मतलब अल्फा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। अब एक सिर्फ प्रभाव पड़ेगा, ध्यान में रखना है। एक नया जो अब X का जो आवर्त सारणी में स्थान होगा कहीं भी होगा तो 2 परमाणु संख्या घट गया है। हमारा आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, इसलिए एक अल्फा कण के निकलने से क्या होगा, जो नया तत्व प्राप्त होगा वो आवर्त सारणी में 2 स्थान बाएं शिफ्ट करेगा। इसको डिस्प्लेसमेंट वर्ग विस्थापन कहते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। लेकिन देखिए अल्फा परिवर्तन में बीटा परिवर्तन में क्या होता है, जब किसी रेडियो सक्रिय परमाणु से एक बीटा कण निकलेगा, X है, Z है, A है, बीटा कण निकलेगा। तो अभी हमने देखा कि बीटा कण वास्तव में इलेक्ट्रॉन का होता है प्रवाह। तो नो चेंज इन मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। अर्थात यहां ध्यान में रखना Y, तो Z+1 और A। अब आप देखिए इसमें क्या था, परमाणु संख्या में 2 की कमी, इसमें क्या था, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं। अर्थात बीटा के निकलने से क्या होगा, एक स्थान, नया तत्व एक स्थान मूल के दाएं शिफ्ट करेगा। इसको बायां, देखिए अल्फा के निकलने से बायां, अर्थात कोई अगर आवर्त सारणी के वर्ग में है यह अल्फा निकलेगा, 2 वर्ग इधर शिफ्ट करेगा, बीटा निकलेगा
एक वर्ग इधर शिफ्ट करेगा और इसको इस प्रकार से अल्फा परिवर्तन से बीटा के निकलने से वर्ग में जो ये परिवर्तन होता है इसको रदरफोर्ड और सॉडी साहब ने दिया था और इसे कहते हैं वर्ग विस्थापन नियम। अगर अब हमसे पूछा जाए वर्ग विस्थापन नियम क्या है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसको कहते हैं, तो क्या है, तो जब किसी रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो प्राप्त नया नाभिक आवर्त सारणी में मूल तत्व की तुलना में 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। वहीं जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो प्राप्त नया नाभिक मूल तत्व की तुलना में 1 स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। इस घटना को वर्ग विस्थापन, यह नियम को वर्ग विस्थापन नियम कहते हैं। एक चीज़ और हमें बहुत ध्यान में रखना है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो कई बार ऐसा होता है कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उनसे अल्फा कण का जब उत्सर्जन होगा तो बीटा कण नहीं निकल रहा होता है, अब बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो अल्फा कण नहीं निकल रहा है। लेकिन गामा का उत्सर्जन अल्फा के साथ भी होता है और बीटा के साथ भी होता है। प्रायः रेडियो सक्रिय तत्व को जब हम वर्गीकृत करना हो तो हम इसको 2 पार्ट्स में बांटते हैं। यद्यपि खोज हुई थी यूरेनियम में, तथापि बाद में चल करके ऐसे ऐसे तत्व विकसित किए गए जो मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे। तो इस तरीके से रेडियो सक्रिय तत्वों को हम लोग 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, मानव निर्मित रेडियो तत्व जिसको कृत्रिम रेडियो तत्व कहेंगे, रेडियो सक्रिय तत्व कहेंगे, और दूसरा प्राकृतिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा और इसकी सूची के लिए हम आपको विशेष रूप से इसके जो PDF हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, जिसके लिए टेलीग्राम पे हम लिंक शेयर कर देंगे जिस पे आप देख सकते हैं। एक थोड़ा सा और हमको ध्यान में रखना है, रेडियो सक्रियता से जुड़ा हुआ जो परिवर्तन अल्फा चेंजिंग, बीटा चेंजिंग के अलावे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके आइसोटोप्स यानी समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि समस्थानिक कहते किसको हैं। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप किसको कहते हैं, समस्थानिक। तो वैसे एक ही तत्व के वैसे नाभिक, एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब जैसे देखिए कार्बन के समस्थानिक हैं 6C12, 6C14। देखिए ये दोनों समस्थानिक हैं, दोनों की परमाणु संख्या समान है, दोनों के द्रव्यमान संख्या में अंतर है, दोनों तत्व कार्बन है। अब इसमें क्या है कि 6C12 रेडियो सक्रिय नहीं है, लेकिन 6C14 यानी C14 जो है यह रेडियो सक्रिय है, यह रेडियो सक्रिय है। इसी कारण से जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बन 14 डेटिंग सिस्टम का। तो इस प्रकार से जैसे अभी हमने कहा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब ये 1H1, 1H2, 1H3 में ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम, तो ये 1H3 है वह फिर रेडियो सक्रिय होता है। अब रेडियो सक्रियता के कारण की जब बात की जाएगी, यानी कि कोई भी नाभिक रेडियो सक्रिय क्यों हो जाता है, तो इस संदर्भ में बताया गया कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वह 1 के जितना करीब होगा, अगर वो 1 के करीब होगा तो नाभिक समझा जाएगा स्टेबल, अस्थाई। लेकिन यह रेशियो अगर 1 से दूर भागेगा, 1 से जितना अधिक होगा तो वह नाभिक हो जाता है अस्थाई। और जो ही वह अस्थाई होगा, अस्थाई होने के लिए स्वतः ही उससे किरणें उत्सर्जित होने लगेगी, इस कारण से इस रेडियो सक्रियता प्रदर्शित होती है। यानी रेडियो सक्रियता का कारण होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो होता है। अब कितना होता है, कैसे कैसे, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो ध्यान में रखना है हमको कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के कारण ऐसा होता है। बहुत सारे समस्थानिक करते हैं। इसकी खोज सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल साहब ने की थी, इसलिए शुरुआत में इसको बैक्यूरेल किरण कहा गया था। अब रेडियो सक्रिय पदार्थों की सक्रियता किस पर निर्भर करेगी। ध्यान में एक बात रखना है, रेडियो सक्रियता नाभिकीय घटना है
अर्थात भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नाभिक में होने वाली घटना है। और रासायनिक परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं और भौतिक परिवर्तन के लिए तो कुछ विशेष बात ही नहीं है। इसलिए नाभिक में होने वाली ये घटनाएं स्वतः होते रहती है। अब इसके कारण क्या उनके सांद्रण पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी अर्धायु कितनी होती है, उनकी औसत आयु कितनी होती है, रेडियो सक्रियता से जुड़े अन्य घटकों के साथ, अन्य पारिभाषिक टर्म के साथ, अन्य बिंदुओं के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।